तो हम लोग कहाँ पे थे सर? डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो लास्ट पॉइंट क्या हम लोगों ने लिखा था कि फॉर कैथोड रेज द चार्ज बाय रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। बोलो, एट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। बोलो। सेकंड पॉइंट आते हैं, दूसरा लिखो, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज ऑब्लिक कैनाल रेज। डिस्कवरी ऑफ थॉमसन ने किया था ना, ये भी क्या? थॉमसन की डिस्कवरी है ना। हाँ, ये नहीं, इसको याद कर लो। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड डिस्कवर था। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जेम्स चैडविक। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सर मतलब एनोड रेज ना। हाँ, मतलब वही अब लिखने जा रहे हैं। प्रोटॉन ब्रैकेट में लिख लीजिए, एनोड रेज ऑब्लिक कैनल रेज। अगर इसमें कोई भी जरा सा भी आलस करेगा तो याद रखिए, आज का आलस कल के लिए सरदर्द बनेगा, बहुत बड़ा सरदर्द। अब एक बात बताइए, क्या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज के बाद जो भी पॉजिटिव पार्ट बचा था वो कैनाल रेज कहलाया? यस सर, वो गैस sir. आयन। गैसियस पॉजिटिव आयन। बोलो। ठीक, अब आपने अगर ये गैस भर दिया था, जैसे M, ये कोई गैस भर दिया, तो जब इससे प्लस निकला तो M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो M प्लस जितने भी बने होंगे, M प्लस M प्लस M प्लस, ये सब किधर ट्रेवल किए होंगे बताओ? निगेटिव प्लेट की तरफ, कैथोड, और ये क्या थी? एनोड। सर वो क्या है सर, वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ क्या है? कहाँ क्या है सर? वो कैथोड और एनोड के बीच में जो कैथोड और एनोड के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज में ये बनाए थे कि नहीं कैथोड और डिस्चार्ज ट्यूब? नहीं सर, वो क्या है, वो ऊपर ऐसे सिंबल किसका है सर? वो ये Vacuum है। वैक्यूम पंप था ना, वही तो करे। तुम पहले नहीं बनाए थे क्या ये फिगर? हाँ सर, लेकिन लेबल करना शायद थोड़ी वैक्यूम पंप। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो इसका मतलब आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस द पॉजिटिव पार्ट ऑफ गैस, आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैसेस के आयोनाइजेशन के बाद ऑफ गैसेस, द पॉजिटिव पार्ट लेफ्ट of gas moves
from एनोड टुवर्ड्स कैथोड, बोलो। moves from anode towards cathode। कैथोड से एनोड की तरफ जाती तरफ दिखाई दी, कॉल्ड एनोड रेज ऑब्लिक पॉजिटिव रेज, ऑब्लिक इसी को बोलते हैं कैनल रेज। कैनल रेज बोला गया। सर ये जे थॉमसन को नहीं दिखा था क्या? अब ये हम कैसे बताए हैं? हो सकता है वो सैचुरेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खोजने के बाद खुशी में जश्न मनाने लगे हैं। बोलो। हाँ सर। एक सेकंड रुक जाओ। धीरे से बात। हाँ, कैनल रे। अब कैनल रे के फीचर बताओ। कैथोड रे का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे? कैथोड रे का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे, बोलो। सर जब वो 10,000 वोल्ट की पावर सप्लाई होती है प्लेट्स में तो कैथोड रेज डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ, ये तो पता चल गया कि ये कैथोड रे के बचने के बाद जो दूसरा पार्ट बचा था उसी को एनोड रे कहा गया है, पॉजिटिव रे। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट कैथोड रेज का, कैथोड रे का नेक्स्ट पॉइंट कैथोड रेज का नेक्स्ट पॉइंट बोलो। Cathode rays are generated by ionization of gas. हाँ, लाइक जैसे कैथोड रे भी तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, बोलो। तो लाइक कैथोड रे की तरह एनोड रेज जो पॉजिटिव प्लेट से निकल करके निगेटिव प्लेट। अब ऐसा नहीं कि ये प्लेट से निकली थी, एनोड प्लेट से तो नहीं निकली थी, ये कहां से निकली थी? ये भी गैस से जनरेट हुई। वेरी गुड। तो लाइक कैथोड रे, एनोड रेज also travels in straight line path, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करेगी, लेकिन ये कहां से कहां तक जाएगी? बट डायरेक्शन इज अपोजिट फ्रॉम कैथोड रे, बट डायरेक्शन इज अपोजिट फ्रॉम कैथोड रे। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या थी? कैथोड रेज के अपोजिट होगी, हाँ या ना? यस सर। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है? अपोजिट थी सर, एनोड से कैथोड की तरफ। सर आपने स्ट्रेट लाइन के बाद क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन पाथ। पाथ और कैथोड का उसी में लिख दिया। एक्चुअली कभी कभी जो लाइट कट जाती है उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब होती है क्लास, तो आज हम थोड़ा इन्वर्टर सेट करा रहे हैं, तो अचानक तुम्हारे क्लास के टाइम पे ही वो भैया आए, तो इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे एक बार बोलोगे बट के बाद? लाइक कैथोड रे, एनोड रे आल्सो ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, बट डायरेक्शन इज अपोजिट फ्रॉम कैथोड रे, बोलो।
लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा, ये बिल्कुल कैथोड रे की उल्टी होती है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब बताओ दूसरा बात लिखो, उसका तीसरा पॉइंट क्या लिखे थे कैथोड रे का, बिल्कुल वैसे ही। When a light wheel is kept in front of cathode rays, wheel is rotated. तो ये भी It तो may- रोटेट कर देगी सेम। अगर इसके भी रास्ते में कोई व्हील रख दोगे तो इसके पास तो और भयानक मास है, ये तो व्हील को तोड़ ताड़ देगी। बोलो Yes, sir. बताओ, इसका मास तो ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लेजिबल, हाँ इसका मास तो ज्यादा है ना। तो तीसरा Yes, sir. पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, लाइक कैथोड रे इट कैन आल्सो रोटेट अ लाइट व्हील which is kept in path। तीसरा पॉइंट लिखिए, लाइक कैथोड रे की तरह like cathode ray it can also rotate a light wheel। अब आपके लिए एक हमारी तरफ से होमवर्क है, वो हम नहीं बताएंगे कि ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है कि नहीं, वो आप खोज के लाएंगे। एनसीईआरटी घर पे जाके खोलते हैं। सर अभी हाँ, बोल सर। दूं आंसर? हाँ क्या बोल रहे हो श्लोक सा, कुछ बोल सर रहे हो? आंसर बोल दूं मैं अभी या कल ही? नहीं अभी नहीं बोलना है, तब तो फिर सारा पर्दा ही, रास्ते से पर्दा उठ जाएगा। लाइक कैथोड रे इट कैन आल्सो रोटेट अ लाइट व्हील which is kept in path of एनोड रे। एनोड रे के भी रास्ते में अगर आपने कोई लाइट व्हील रखा है तो एनोड रे क्या कर देगी, उसे रोटेट कर देगी। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए, क्या लिखे थे चौथा पॉइंट कैथोड रे के बारे में। क्या लिखे? सेम। तो ये भी क्या, एनोड रे आल्सो डेविएट इन इलेक्ट्रिक इन मैग्नेटिक फील्ड बट डायरेक्शन ऑफ डेविएशन इज अपोजिट Opposite फ्रॉम to- कैथोड रे। बोलो तो लिखो, एनोड रे आल्सो डेविएट इन इलेक्ट्रिक इन मैग्नेटिक फील्ड, एनोड rays also deviate in electric and magnetic field। Anode rays also deviate in anode rays also deviate in electric and magnetic field, electric and magnetic field। but अब ये इसमें एक नया लाइन ऐड करेंगे, but the direction of deviation is Reverse. just Opposite to the reverse, हाँ, to that of cathode ray, cathode। because it is बिकॉज नहीं, इट मीन्स, इसका मतलब यह पता चला कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। बोलो वही मतलब हुआ कि क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज, हाँ सर। तो ये पहले थोड़ी पता था, बाद में पता चला कि ओहो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ या ना। आगे बढ़े,
Yes, sir. अब बताओ, अब आपको ये खोजना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इज एनोड रे आल्सो क्रिएट फ्लोरेसेंस और नॉट, ये आपको खोजना है। इज एनोड रे आल्सो क्रिएट फ्लोरेसेंस? और नॉट? क्या फ्लोरेसेंस एनोड रेज भी क्रिएट करती है या नहीं? ठीक, हाँ। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि एनोड रेज के लिए E बाई एम मतलब चार्ज बाई मास का रेशियो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? बोलो, पहले सोच लो, 1 मिनट सोच लो, उसके बाद बताओ। कैथोड रे के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो सेम ही होता है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास कहाँ सेम होता है भाई? ना इलेक्ट्रॉन का मतलब मास, चार्ज सेम होता है हाँ, ना? चार्ज सेम होता है, अपोजिट होता है। कांस्टेंट ही होना चाहिए। कांस्टेंट ही होना चाहिए? कैसे, क्यों? क्योंकि सर प्रोटॉन हमेशा सेम ही होता है ना, उसका मास, कोई भी प्रोटॉन का मास सेम होता है ना, और उसका चार्ज भी सेम होता है। मतलब गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा? देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यही है कि कैथोड रे के लिए E बाई एम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू भी दिया रहता है 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। लेकिन ये पॉइंट बात याद रखना, एनोड रेज के लिए, एक सेकंड रुको, चलो 2 गैस डालो, एक O2 डालो, एक N2 डालो, और एक मान लो Cl2 डालो। ये 3 गैस डाले हमने। अब बताओ E बाई एम का मास एनोड रे के लिए क्या आएगा? एक सेकंड जरा रुको। Sir. The हाँ भाई देखो, इसका मतलब देखो, लिखो भाई, वीडियो क्यों ऑफ कर दिए लोग? सर हाँ बोलो सर इसमें न्यूट्रॉन भी आएगा ना? ना। सर अकेला सुनो, प्रोटॉन कैसे मास, ढूंढ? हाँ मास में तो आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, क्योंकि न्यूक्लियस का मास आएगा। जरा देखो ध्यान, हाँ जरा देखो ध्यान से इधर। द वैल्यू ऑफ चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास मतलब समझ रहे हो? E बाई एम फॉर एनोड रे
for anode ray is not universal constant. ये universal constant नहीं होता. It depends upon nature of gas filled in discharge tube. It depends upon nature of gas filled in discharge tube. अब देखो कैसे, जरा गौर से देखो. इसे मिटाया तीसरा पॉइंट को ना, बोलो हाँ या ना. हाँ सर मिटा Yes, दो. sir. अब देखो ये गैस के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा. हम कह रहे हैं कि एक बार हमने O2 गैस डाली, तो जब O2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो O2 प्लस इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना. तो ये Yes, sir. ये इसके लिए कैथोड रे का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, एनोड रे का. अब एक बार हमने N2 गैस डाली तो N2 कैसे होगा, N2 प्लस इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा. अब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये एनोड की तरफ. तो इसका मतलब इसके लिए कैनाल रे ये हो जाएगा, बोलो हाँ या ना. हाँ सर. अगर तो एक बात बताओ, तो ये तो सेम है, इसलिए कैथोड रे के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट थी. लेकिन ये और ये तो अलग अलग है ना, बोलो. यस सर. तो जब अलग अलग है तो इनका एक के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के लिए E/m क्या आएगा, बोलो. जब तुमने ऑक्सीजन गैस डाली तो ऑक्सीजन गैस तुमने जब डाली तो E/m क्या आई, बोलो. चार्ज, E का चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो वही है इलेक्ट्रॉन का जो पॉजिटिव का बस हो, लेकिन मास ऑफ M ऑफ O2 प्लस लिखेंगे ना, बोलो. और जब तुमने ये डाली नाइट्रोजन गैस डाली डिस्चार्ज ट्यूब में, तो उस समय E/m का क्या आया, बोलो. E by mass of N2 gas. तो E बाई मास ऑफ, एक बात बताओ, N2 प्लस हो जाएगा ना, बोलो हाँ. Yes, sir. यस तो सर. इसका मतलब यहाँ तो E बाई O2 प्लस का मास वही होगा जो O2 का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से मास नहीं चेंज होता है. तो 32 और ये क्या इतना आ जाएगा, E बाई 28. तो दो अलग अलग गैस के लिए डिफरेंट है कि नहीं, बोलो. अलग है. अलग है. तो कैसे कर दे, ये तो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगी कि नहीं, हाँ या ना, बोलो. हाँ सर, मतलब जो भी होगा वो सब में. हाँ. तो सबसे बड़ा रिसर्च उस समय यही था कि कैनाल रेज जो थी, जिसे एनोड रेज या पॉजिटिव रेज कहा गया, उसका E/m यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं था, वेरएज कैथोड रे के लिए E/m यूनिवर्सल कांस्टेंट था. हाँ, तो इस बात को लिख लो जरा नोट करके. तो तुम्हें 4 गैस देगी और 4 गैस का E/m अलग अलग एनोड रे के लिए पूछेगा, तो जो गैस सबसे लाइटर होगी उसका E/m सबसे ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना. Yes, sir. हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. चलो लिख लो भाई, ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया गया है, लेकिन अभी हम नहीं कराएंगे क्वेश्चन. सर कैनाल रे हाँ बोलो. प्रोटॉन. हाँ ना, अब प्रोटॉन कब होगी अभी बता रहे हैं. अभी प्रोटॉन की खोज नहीं हुई है, अब होगी प्रोटॉन की खोज. एक नोट करके पॉइंट लिखेंगे, पहले ये लिख लो आराम. क्या होगा? E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक बात बताओ, एनोड रे पे भी चार्ज तो वही आएगा ना जो इलेक्ट्रॉन के, इसने माइनस गया तो एक प्लस छोड़ दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट निगेटिव, तो प्रोटॉन पे मतलब इधर एनोड रे पे 1 यूनिट पॉजिटिव, बोलो. हाँ सर. सर हमने वो पूरे मॉलिक्यूल का क्यों लिया? क्योंकि एक बात बताओ,
हम तो बस एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं इससे, बाकी सब कुछ चीज तो इसी के पास है ना। तुम ठीक है, तुम मॉलिक्यूल नहीं तुम एटम भी लोगे तो यही ना होगा, O+N+। बोलो। हाँ सर। तो जब O+N+ होगा तो O+ का मास ज्यादा होगा कि नहीं N+ से? यस हाँ सर। सर। तो O2+ का भी मास ज्यादा होगा, वो बात यही है। हाँ हाँ। दूसरे को हाँ लगवा दो ना, दूसरे रूम में पावर प्लग जहाँ हो। हाँ बोलो। हाँ या ना? सर। चल, तो इसका मतलब अगर 4 चीजें आपको दे तो चारों चीजों का चार्ज पता करिए, चारों चीजों का मास पता करिए, जो ज्यादा आएगा। अब जरूर नहीं कि चार्ज सबके लिए एक ही हो, जैसे कह दे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके लिए E/M का रेशियो कंपेयर करो, तो सबका चार्ज अलग अलग होगा, सबका मास अलग अलग होगा। जिसका मास चार्ज बाय मास ज्यादा आएगा उसका लिख देंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो बस ये जानो कि एनोड रे का E/M गैस पे डिपेंड करता था, लेकिन कैथोड रे के लिए E/M गैस पे डिपेंड नहीं करता था। बोलो। हाँ सर। अब जरा देखो, जो तुम कह रहे हो कि कैसे प्रोटॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, देखो लिखो नोट। अब एक बात बताओ, किसी ने गैस में डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डाल दी, किसी ने क्या, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने। तो इफ H2 गैस इज फिल्ड, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट लूज ना होना चाहिए, एनसीईआरटी एकदम तरीके से तैयार है, इसलिए आप देखिएगा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से भी नीचे लेवल रहता है। अगर हाइड्रोजन गैस फील्ड कर दी गई, फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फील्ड कर दी गई, बात समझ में आई? बोलो। यस सर। देन जो एक बात बताओ, जब हाइड्रोजन गैस भर दी गई होगी तो जो एनोड रे आई होगी उसी को प्रोटॉन कहेंगे। देन हाँ सर। सर उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, एनोड रे वर कॉल्ड, तो पढ़े आप इसको हैं 9th में, लेकिन वो ऐसे समझे नहीं होंगे कि अरे यार, आपको लगता होगा प्लेट से रेज उड़ के आ रही। बोलो भाई काव्य, सही बात बोल। हाँ सर। सर मुझे अभी समझ नहीं आई कि H2 गैस फिल होने से मतलब देखो लास्ट। बिल्कुल उसी के लिए हम खड़े हैं, तुम सर, बस कहो तो कि नहीं समझ में आया। सर तो फिर तुमको थोड़ी ना पता था कि इसमें गैस में H2 गैस में न्यूट्रॉन नहीं है। अरे क्यों नहीं पता? अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, तो फिर अब न्यूट्रॉन तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो ना, न्यूट्रॉन उन्होंने कहाँ सोचा, उन्होंने तो ये देखो कैसे पता चला। जब तुमने H2 गैस डाला तो H2 टूटी होगी ऐसे 2H। बोलो, जब 10,000 वोल्ट लगा होगा तो H2 से पहले मॉलिक्यूल किसमें बदला होगा? बोलो भाई अर्जुन, मॉलिक्यूल एटम में तब्दील हो गया होगा। हाँ सर। अब जब आयोनाइज हुआ होगा ये,
तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बोलो, तो यही एनोड रे का काम किया था, याद करो। Yes, sir. और ये किसका काम किया था? कैथोड रे। यस। अब जरा गौर से देखो, वेटिंग रूम वाले कुंज साहब, जरा गौर से देखो, आज तक आ गई। हाँ सर, देख रहे हैं गौर से। हाँ अरे गौर से मतलब ऐसे ही देखो, ध्यान से। अब देखो, क्या हाइट, एक बात बताओ, H प्लस, अब H प्लस नहीं इधर से इधर मूव कर रहा है, अब 2H प्लस मूव करे, 3H प्लस, 4H प्लस, 50H प्लस, लेकिन मूव तो कर रहा है H प्लस ही ना, बोलो। अब जरा देखो, हाइड्रोजन को तुम ऐसे लिखती हो 1H1, हाँ या ना? हाँ सर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये माइक, तो न्यूट्रॉन 0। अब तुमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो -1 इलेक्ट्रॉन अगर कर दोगी तो क्या बनेगा? ये H प्लस। अब H प्लस में क्या हुआ? प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन तो पहले भी 0 था, अब इलेक्ट्रॉन एक था वो भी निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन 0। तो ये क्या बचा बालक? H प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है। तो आज के बाद याद रखोगे, H प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है, बोलो। सर हाँ सर। न्यूट्रॉन की थोड़ी डिस्कवरी, हाँ हम लोग को कैसे पता चला कि यही कैसे होगा? देख, ये इशू नहीं है, ये तुम्हें पता चला कि नहीं, उनको कैसे पता चला वो छोड़ो। उनको कैसे पता चला उससे हमसे क्या मतलब, हमको पता चला कि नहीं, बताओ। कि Yes, अगर sir. अगर हाइड्रोजन गैस डाली गई होगी तो इधर की तरफ जो एनोड रेस जा रही होगी वो एनोड रे प्रोटॉन थी, क्योंकि वो तो H प्लस जा रहा होगा इधर से इधर, बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. तो उनको कैसे पता चला? उन लोगों का रिसर्च 11th में कैसे पढ़ाया जाएगा, बताओ? इतना आसान नहीं होता बेटा। लेकिन आपको ये बताया जा सकता है कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी। क्या किया गया कि एनोड रे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर करके 10,000 वोल्टेज का करंट, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। तो जो रेज इधर से इधर एनोड रे आई, उसी एनोड रे को प्रोटॉन कहा गया। मतलब H प्लस को ही आज भी प्रोटॉन मतलब H प्लस, बोलो हाँ या? हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड, लिख लिए इतना? Yes, sir. चल आगे बढ़े, मिटाएं। एक हाँ मिनट। लिख लो यार। तो वो टाइम तो उन्होंने सब उसको अलग लिया होगा, तो आज अगर उसको ऐसे H प्लस बोलेंगे प्रोटॉन, तो दूसरा अरे यार, क्या? ये 200 साल पुरानी रिसर्च है, लगभग 1800 1900, मतलब 125 साल पुरानी रिसर्च। तुम ये देखो कि 100 साल पहले के लोग भी इतना सोच लेते थे, ये मजाक है क्या? नहीं, आजकल के बच्चे ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं। पबजी सोचते रहते हैं दिन भर, पबजी, टिकटॉक, पबजी। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद थोड़े साल बाद ये थियोरी भी चेंज हो जाए, मतलब शायद। नहीं लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल कैसे चेंज होगी? कुछ भी थियरी चेंज होगी, लेकिन एप्पल तो नीचे ही गिरेगा ना, ग्रेविटी तो लगेगी, बोलो। हाँ सर। बहुत थियरी बदली, डाल्टन के मॉडल बहुत बदल गए, थॉमसन के मॉडल बदल गए, लेकिन थॉमसन को नोबेल प्राइज रिसर्च को नहीं दिया जाता है, नोबेल प्राइज न्यू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को दिया जाता है, समझ गए? सर, हम्म। ये न्यूट्रॉन जीरो कैसा है? देखो इधर ऐसे लिखा होता है ZAXA, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
क्लास 9 में पढ़े हो, हिलोगे तो हिलना बंद करोगे तब तो समझो। तुम तो हिलते रहते हो, तुम एसएचएम में ऐसे ऐसे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। बोलो। चलो चलो कुछ एग्जांपल करा दे रहे हैं अभी, तुम्हें अभी करा दे रहे हैं, इसे मिटाएं। बोलो। तो क्या आपको एक चीज बस खोजना है, एनोड रे फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है कि नहीं, बस। दो इंपॉर्टेंट चीज एनोड रे के बारे में, बाकी सब कैथोड रे का अपोजिट होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज, ई बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, गैस पे डिपेंड करती है। दूसरा, हैवियर गैस होगी तो ई बाई एम कम हो जाएगा, और H प्लस को ही प्रोटॉन कहा जाता है। मतलब जब H2 गैस भरी गई तो एनोड रे को ही प्रोटॉन कहा गया। बोलो। सर कह दूं कि एनोड रेस क्या होता है? भाई किसी ने इसका क्वेश्चन सुना तो वो हमें कृपया बताए। सर डाउट है। हाँ डाउट तो मैं भी जान रहा हूँ। जितने वीडियो ऑफ वाले प्राणी हो सब फटाफट वीडियो ऑन कर लें, अदरवाइज वेटिंग रूम उनका इंतजार कर रहा है। हाँ बताइए। सर आपने जैसे O2 का एग्जांपल दिया कि O2 पे जब वो वोल्टेज यूज करता है तो O2 प्लस और इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब वो O2 के जो भी एटम्स है वो मतलब तो वो सारे इलेक्ट्रॉन। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दोनों सही है। ये O2 से पहले 2O बनाओ, फिर 2O प्लस बनाओ और 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये भी सही है। या तुम अगर O2 से डायरेक्ट चाहो तो इलेक्ट्रॉन निकाल के O2 प्लस प्लस ही कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर वो आउटर शेल के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है। अब इसमें आउटर सेल नहीं होगा, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी समझाती है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको वैलेंस बॉन्ड थियरी समझाती है। जैसे आप अगर पानी को ऐसे तोड़ें, H2O तोड़ें H प्लस OH माइनस, और एक ऐसे पानी को तोड़ें 2H2O H3O प्लस प्लस OH माइनस, दोनों एक ही चीज है। ये न्यू थियरी है, ये ओल्ड थियरी। समझ गए? ठीक है सर। तुम बस ऐसे समझो कि ये मॉडर्ना है, ये स्पुतनिक है, वो दोनों मतलब क्या कर रही हैं, शरीर में एंटीबॉडी जनरेट कर रही हैं, बाकी कोई उनका अदर काम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्ना है तो उसमें कोल्ड ड्रिंक है, नहीं, वो सब वैक्सीन ही है। सबका मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एक ही होगा जो हर वैक्सीन में कॉमन होगा, एंटीबॉडी जनरेट करने की क्षमता ब्लड में जाने के बाद। समझ गए? यस सर। तो आप कोई बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नई रिसर्च इसको बोलती है, नीचे वाले को 11th के बच्चों को ये बताया जाता है। तो सर हम दोनों, हाँ हाँ बताइए बताइए। सर ये मैटर करता है कि कैसे हम तोड़ेंगे, या मतलब ऐसे खुलेगा, ये तो सब हमें नहीं, स्टेटमेंट याद रहे। एटम नहीं, एटम को तो आप ये एक बात जानिए, डिस्चार्ज करके ही तोड़ा जाता है। मतलब हमें इसे तोड़ना आएगा सही। हाँ, तोड़ना ऐसे फिजिकली नहीं तोड़ा जाता है, अरे वोल्टेज लगा के आयोनाइज किया जाता है। जैसे किसी के घर में आग लगाते हुए देखिए लोगों को, इधर की बात उधर करके सास बहू को आपस में लड़ा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, सास बहू को आपस में लड़ाने का मतलब उनकी खोपड़ी पकड़ के थोड़ी ऐसे ऐसे लड़ाते हैं, कुछ ऐसा रीजन काज कर दिए कि आपस में झगड़ने लगी। तो तोड़ना फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ा जाता है, केमिकल मेथड से तोड़ा जाता है। समझ गए? फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते नहीं भाई, वो बहुत सूक्ष्म है ना। अरे मतलब कोई वो क्लास, तो पता है कि फिजिकली नहीं तोड़ सकते, बट मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि ऐसे तोड़ने का थोड़ी मतलब हमें आएगा। हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखनी ना कि H2। हाँ नहीं, आप सुनिए, पहली बात सुनिए, आपको सोडियम अवेलेबल हो सकता है, सोडियम प्लस आपके पास थोड़ी अवेलेबल होगा। ये तो एक स्टेट है जो इससे बनाया जाता है। आप मार्केट में बैगन खरीद सकते हैं, लेकिन बैगन भरता थोड़ी सब्जी वाला दे देगा। आप किसी सब्जी वाले से कहो हमें बैगन भरता दे दो 500 ग्राम, तो बैगन भरता कैसे देगा? बैगन भरता एक बैगन का स्टेट है,
जो कि बैगन से बनाने वाला बनाएगा। तो आप ये समझिए आपके पास O2 मिलेगा, लेकिन आपके पास O2 प्लस आपको नहीं मिलेगा। ये एक स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा जब बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो। सर मेरे को एक वो है हाँ बोलो। कि सर मतलब ऐसा लाइटनिंग गिरते वक्त भी यही होता है? हाँ हाँ, जब लाइटनिंग गिरती है तो भी यही सनलाइट, होता है? नहीं सनलाइट। नहीं, सनलाइट नहीं, बिजली हाँ। बिजली। हाँ, बिजली भी गिरती है तो आयोनाइजेशन तो होता ही, बिल्कुल। तो चमक कहाँ से आएगी? बिजली चमकती क्यों है बताओ? सर तो उसकी वजह से ही इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टूट जाती है। नहीं, अब इसके बारे में तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में देखना पड़ेगा, ऐसे बोल नहीं सकते कि हाँ है ना। लेकिन जो बिजली गिरती है आसमान से, तो जो उसमें चमक पैदा होती है वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ही होता है। यूनिवर्स की टॉप पोजीशन से लेकर के बॉटम पोजीशन तक इतने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती है कि स्पेक्ट्रम लाइंस दिखाई देने लगती है। समझ गए? सर तो हवा में भी HCl बन सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकता है। हवा में 11,000 वोल्ट का तार जाता रहता है। आप देखोगे हाईवे पे, आप यहाँ से अहमदाबाद जाओ, सड़क पे जब गाड़ी हाईवे पे जाती रहती है तो जो 11,000 वोल्ट के ऐसे वायर जाते रहते हैं सड़कों पे तुम्हारे पैरेलल, उनसे आवाज आती रहती है चूं ऐसे करके, क्योंकि वो अपने अगल बगल की गैस को आयोनाइज कर देते हैं। ठीक है? क्यों आयोनाइज कर देते हैं? क्योंकि उनकी एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें जो भी वायर रहेगी आयोनाइज। या तुमने देखा होगा जंगल में आग लग जाती है। अब जंगल में आग कैसे लगेगी भाई? कोई बीड़ी पी के फेंकने तो जाता नहीं है, वो इलेक्ट्रिक शॉक ही होता है। मतलब आयोनाइजेशन ऑफ गैस हो जाती है जिससे चिंगारी निकल जाती है, और अगर सूखे पेड़ पौधे रहे तो शॉर्ट कर जाता है, तुरंत पूरी जंगल में आग लग जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि किसी के बीड़ी पी के फेंकने से जंगल में आग लगेगी? और कौन उतना जंगल में, अफ्रीका के जंगल में, अमेरिका के जंगल में बीड़ी पीने जाएगा बताओ? उतनी 10 किलोमीटर अंदर कौन जाएगा? वो आयोनाइजेशन ही होता है। समझ गए? तो सर बिजली के गिरने से भी HCl बन सकता है ना? बिजली के गिरने से HCl? हाँ सर, क्योंकि HCl बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होती है ना? अरे तो इलेक्ट्रिसिटी, इतना वोल्टेज कैसे? मेरी बात तो समझ। जैसे किल किल को धसाना है दीवार में तो हैमर चाहिए। समझ गए बात को? तो हथौड़ा मार दोगे तो किल धस जाएगा, लेकिन अब किल को धसाना है वॉल में तो हाइड्रोलिक मशीन तो नहीं ना चाहिए। बोलो, तुम्हारे घर लाइट पैदा करनी होती है, तुम घर के बगल में NTPC का प्लांट तो नहीं ना खोदवा देते हो, कोयला तो नहीं मंगवा लेते हो कि घूमेगी यही बिजली बनाएंगे। वो जो तुम बात कर रहे हो वो इतनी ज्यादा वोल्टेज है। तुम्हें पता है कि बिजली गिरती है तो वोल्टेज कितना होता है? लाखों में वोल्टेज होता है उसका। मगर अगर उस बिजली को कैद कर लिया जाए, तुमने सुना होगा कि अमेरिका, लॉस एंजलिस वगैरह में रिसर्च में फिर लोग छतों पे ऐसी चीजें लगाए हैं अमेरिका में कि जिससे आकाशीय बिजली को कैच कर लिया जाए, तो इतना बड़ा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा कि अगर उस कैद करके उस करंट को कहीं इस्तेमाल करोगे तो वो चीज जल के राख हो जाएगी। मतलब तुम ये समझो कि बिजली कहीं गिरती है तो अगल बगल 2-4 किलोमीटर में जो लोग टीवी देखते रहते हैं उनकी टीवी उड़ जाती है। तो सोचो कितना वोल्टेज होता होगा। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो दूसरा लिखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सर हमें कैसे अलग करने का, मतलब HCl को H+ और Cl- में तोड़ने का ना? HCl हम कहाँ डाल रहे हैं? हम कोई प्योर गैस डाल रहे हैं। H2 डालेंगे, O2 डालेंगे। तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ? तो सर आपने कहा ना सर, किसी को भी तोड़ना हो तो वो बिल्कुल। अगर डायरेक्ट किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। सर अगर H2 है तो उसको दो 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 वे में उसको तोड़ सकते हैं, मतलब H+ और OH- और H3O। तो उन दोनों को तोड़ने के लिए अलग अलग स्टेट होता है कि? ना ना यार, वो सेम ही है। पहले कुछ और कहा जाता था, अब कुछ और।
पहले बड़ोदरा बड़ौदा कहा जाता था, वडोदरा कहा जाता। अंतर दोनों में थोड़ी। देखो ध्यान से, H3O प्लस, ऐसे देखो 2H2O गिव्स H3O प्लस OH माइनस। अब एक बात बताओ, 2H2O को क्या लिख सकते हैं? H2O प्लस H2O लिख सकते हैं कि नहीं? H3O प्लस को क्या लिख सकते हैं? H2O प्लस H प्लस को ये H3O प्लस बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलो। यस सर। और प्लस OH माइनस। अब एक H2O से H2O मार दो तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही तो आ गया। यस सर। ये कोई अलग चीज नहीं है, तुम्हें अलग दिखाई देती है। मैंने तुमसे कहा था ना, सोना और पैसा दो अलग चीजें नहीं। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा सोना पहना है, बप्पी लहरी टाइप का, तो तुम एक कहोगे नहीं कि बप्पी लहरी के पास बहुत पैसा है। क्यों बोलते हो? गोल्ड इज इक्विवेलेंट टू मनी। गोल्ड और मनी में कोई अंतर थोड़ी। गोल्ड उसी के पास है जिसके पास मनी होगा, या जिसके पास गोल्ड है उसके पास मनी ऑटोमेटिक होगा। अलग अलग चीजें थोड़ी। आपका क्लासिकल व्यू है देखने का अलग अलग, वो सब एक ही चीजें हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, तो अब जरा न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक चीजें कुछ सिखा देते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाता है किसी एटम में, ताकि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। एनसीईआरटी लगाने भर आप एकदम बना ले माहौल। हाँ, तो नेक्स्ट लिखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। तो जरा ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक को क्रेडिट जाता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। इन्होंने कहा था, कैसे न्यूट्रॉन खोजा गया देखो, इन्होंने कहा था बेरिलियम का नाम आप लोग सुने होंगे, 4 बेरिलियम 9। यस सर। यस सर। इन्होंने कहा था कि अगर इस पे हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाए, हीलियम 2He4 को कहते हैं, यस सर। तो देखो, मतलब इन्होंने एटम का ही प्रारूप बदल दिया। जैसे किसी आदमी को इतना, मतलब ऐसे झापड़ मारते 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 उसका पिचका करके हड्डी कर दो, एकदम आदमी अपना स्टेट मैटर ही खो दे। तो हम करें 4 2 6, तो इन्होंने एटम का प्रारूप बदल दिया, कंस्ट्रक्शन ही चेंज कर दिया। 2 4 4 2 6 6 9 4 13, तो 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है? कार्बन। तो जब बेरिलियम एटम पे हीलियम की गन से बम्बार्डमेंट किए, हीलियम के गन से धम 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 बेरिलियम पे मारे, तो बेरिलियम पूरा काला कार्बन में कन्वर्ट हो गया, और वहां एक पार्टिकल इन्हें निकलता हुआ दिखाई दिया, जिसे इन्हें न्यूट्रॉन कहा। अब ये न्यूट्रॉन न तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रहा था, न तो मैग्नेटिक फील्ड में सीधे निकल जा रहा था, कहीं भी डेविएट ही नहीं हो रहा था। इसका मतलब इन्होंने कहा इस पगले के पास तो चार्ज ही नहीं है कोई। बोलो सर ये ऐसा लिखा होगा? हाँ बिल्कुल। अगर आपको कहे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, आ जाए क्वेश्चन, बस आप ये लाइन लिख दीजिए, समझने वाले समझ जाए। न्यूट्रॉन की खोज न्यूक्लियर रिएक्शन से हुई। न्यूक्लियर रिएक्शन पता है किसे कहते हैं? जहां दो छोटे छोटे एटम मिलकर के एक बड़ा एटम बना देते हैं, जहां न्यूक्लियस फ्यूज होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सर स्टार के अंदर भी होता है। हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी होता है। इसलिए देखेंगे जहां तारापुर में, इधर आपका बॉम्बे में एक जगह है भरूच, पता नहीं कौन सा जगह है, भरूच तो गुजरात में ही है। हाँ भरूच नहीं, बोईसर, बोईसर यहाँ किलोमीटर में, राजस्थान पोखरन में, दिल्ली में, मतलब कुछ हैदराबाद में, कुछ ऐसी जगह है जहां के 10 किलोमीटर रेडियस में बिल्कुल जाना मना है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेज हो सकती है, हो सकता है आप हल्क बन जाए। हाँ, तो वहां बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है किसी का भी जाना। हाँ सब, मतलब अब साइंटिस्ट जाते होंगे अपना वैसा सूट पहन करके। दूसरा देखिए, जैसे 5 बोरॉन 11, आपने ऐसा कुछ देखा है? हमारे तो यूनिवर्सिटी में ही था।
लेकिन वो डिपार्टमेंट में था, छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर था। सर वो रेडिएशन की वजह से हमारे सेल्स मरने लगते ना, इसलिए वो सर आप कौन जेनेटिक से यूनिवर्सिटी में थे? जेनेटिक लो नाम सुने हो? हाँ सर, आप सर हाँ, अब देखो, इस पे हीलियम की बम्बार्डमेंट कराई गई। अब ये क्या करने लगे कि सब पे हीलियम का गन मारने लगे। जैसे तुम सड़क पे अगर गिरा हुआ 10 रुपए मिल जाए तुम्हें, तो अब तुम जब तक कोचिंग नहीं पहुंचोगे तब तक सड़क देखते ही चलोगे, कहीं और तो 10 रुपए नहीं गिरे। तो ये एक बार हीलियम का गन मारे, काला हो गया, कार्बन बन गया, न्यूट्रॉन निकल गए। तो ये हीलियम मार मार के चेक करने लगे, लग रहा है हीलियम मारने से न्यूट्रॉन पैदा होता है। तो पैदा हुआ भी 2-3 लोग। 5 2 7 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है बोलो? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। 14 1 15, 11 4 15, 5 2 7, 707। क्या ये न्यूट्रॉन है कि नहीं बोलो? सर तो हर बार कोई भी आइटम ऐसे करे तो हो ना सकता ना है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है कि आज आपको 10 रुपए मिल गया तो पर डे उस जगह पे 10 रुपए गिरा मिलेगा ही। यह मात्र एक संजोग, कुछ लोग रिएक्शन से मिला, न्यूक्लियर फ्यूजन करा करके इन्होंने चेक, फ्यूजन से चेक किया। हाँ बोलो। सर ये ऐसे कितने टाइप past के एलिमेंट्स थे? हाँ, ऐसा बहुत कम है, 2-4 केसेस में ऐसा होता है। ये तो हमने आपको नॉर्मल बताया। रेडियो एक्टिव में ज्यादा न्यूट्रॉन, इसलिए आपने सुना होगा ड्यूटेरियम की रॉड न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर का काम करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन इतना फैलने लगता है ना, इतनी तेजी से, कि रिएक्शन एक्सप्लोसिव होने लगती है। मतलब तुम्हें कैसे पता कि एक छोटा सा परमाणु बम बना सकता है? एक एटम का प्रहार एक देश का विनाश कर सकता है बोलो? वो न्यूट्रॉन्स ही होते हैं। अब मान लो 1 मोल एटम कम से कम एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होगा। अब उसको तोड़ा गया, तो जब उसको तोड़ोगे तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर न्यूट्रॉन निकले, और एक न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन को निकालता गया, तो ऐसे करके इतने सारे न्यूट्रॉन निकलने लगते हैं कि उनका कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो ये तो अगर कहीं बम छोड़ा जाए, वहां बारिश करा दी जाए तो बुझ ही सकती है आग। लेकिन इतना अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाती है, एकदम चेन रिएक्शन की तरफ फैलने लगती है। एक न्यूट्रॉन मार्केटिंग की तरह के एक 3 जनरेट करता है, ये तीनों 3 अलग जनरेट करते हैं, ये तीनों 3 अलग जनरेट करते हैं, सर ऐसे करके अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो तुम वहां कहाँ जा रहे हो लोग? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर फिजिक्स 2 जगह पढ़ोगे तुम लोग, इतना क्यों जल्दी में हो? तुम जाओ। न्यूक्लियर वेपन्स को तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिकोड किया था ना। नहीं, उनके E बराबर m, मतलब ये पता चल गया था कि मास ही एनर्जी का सोर्स है। मतलब अगर किसी चीज को जला के राख कर देना है तो एनर्जी कहीं से भीख मांग के नहीं लानी पड़ती है, मास ही एनर्जी है। सर वैसे तो ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि मतलब कोई ऐसे हाइट बॉडी वाला आदमी, उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, उसमें उसका मास ज्यादा है। हाँ, लेकिन फैट इज नॉट मास। नहीं सर, फैट नहीं, मतलब मास भी उसका ज्यादा हो ही हाँ, तो सकता मास है तो बिल्कुल ज्यादा एनर्जी होती है। तभी तो WWE में वो रोमन रेज मारता है तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मास है तभी तो। अच्छा, दूसरी बात एक बात ये सुनो, जैसे तुमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा होगा कि 2 उल्का पिंड टकराए तो पहले धरती एक आग की ज्वाला थी, जलती हुई, धधकती हुई। तो इसका मतलब वो यूनिवर्स में कोलिजन हुआ होगा, बिग बैंग, धड़म धड़म, तभी ने सब बने अर्थ गैलेक्सी। तो पहले तो ये सब आग के सन जैसे एकदम अंगारे ही रहे होंगे ना, बोलो? यस सर। फिर हजारों सालों तक वो आग जली होगी, बुझी होगी, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई होगी। यस सर। यस सर। एनर्जी तो कैसे मास में एनर्जी, convert? अरे क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो एनर्जी भी मास में हो सकती है ऐसा? मास में नहीं कन्वर्ट अगर हो तू सकती। पानी को गर्म करेगा तो इवेपोरेट हो जाएगा, और कंडेंस करेगा तो फिर वापस से पानी बन जाएगा। अरे एनर्जी अपना रूप, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बाकी एनर्जी कहीं खत्म नहीं होती है, एनर्जी तो रहेगी। तो
यही कॉन्सेप्ट बिग बैंग में इस्तेमाल होता है। तो तुम लोग इसको, हमको ये नहीं समझ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्यों घुसा रहे हो इतना कॉस्मोलॉजी फालतू। सर मुझे ये मतलब मुझे एक बार वापस समझ रहा है कि आपने न्यूट्रॉन कैसे अलग किया ये दो में से। देखो 4 2 इसका एटॉमिक नंबर था, 4 2 कितना होता है 6। पीरियोडिक टेबल में 6 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कार्बन। तो तुम कार्बन अपने मन से लिख दो। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। 12। लिख दिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अब बचा कितना? 9 4 13, एक मास तो बच गया ना। हाँ अच्छा, उसका 1 आ गया नीचे 0 आ हाँ, गया, इसका मतलब एक ऐसा पार्टिकल हमें बनाना पड़ेगा जिसपे चार्ज 0 हो और 1 यूनिट मास, वो न्यूट्रॉन ही था। बोलो। हाँ सर समझा गया। कुछ लोग तो कहते हैं, सम साइंटिस्ट ऐसा भी बोलते हैं, तो ये अपनी अपनी हाइपोथेसिस होती है ना। कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि भाप ले लो कोरोना मर जाएगा, कुछ कहते हैं कि वैक्सीन लोगे तो तुम मर जाओगे, कुछ कहते हैं कुछ भी करो कोरोना तो जाएगा ही नहीं। वो अपना अपना, सबकी स्टडी, सबका अपना रिसर्च होता है। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंड होकर न्यूट्रॉन का जन्म देते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूक्लियन लेकिन न्यूट्रल, न्यूक्लियस में रहने वाला पार्टिकल लेकिन न्यूट्रल, उसे न्यूट्रॉन कहेंगे। तो कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल कैसे सकते हैं? बोलो, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर भेजोगे तब तो मिलेगा ना। बोलो, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जा ही नहीं सकता है। वो बताएंगे क्यों, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा कि इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा आ जाएगी। तो लाइट ज्यादा कैसे किसी की स्पीड हो सकती है? तो इसका मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संयोग न्यूट्रॉन को पैदा करता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है कि अगर तुम जहर और पानी मिला करके, जहर और अमृत मिला करके पी लो तो वो बिस्लेरी का बॉटल बन जाएगा। अब ये तो एक हाइपोथेसिस ही है। बोलो, कोई आदमी कहे कि अमृत पीने से अमर हो जाता है और विष पीने से फिनिश हो जाता है। तो एक बात बताओ, जब अमृत और विष दोनों मिला के पी ले तो क्या बनेगा? तो तुम कहोगे नहीं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट हमेशा वाटर बनता है, तो ये पियो बिस्लेरी हो जाएगा। नहीं, ये हाइपोथेसिस है। तो जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1 E0। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल होता है। एक बार फिर से ध्यान दो और अब हमेशा याद रखना, प्रोटॉन का मतलब मास, न्यूट्रॉन का मतलब मास, इलेक्ट्रॉन का मतलब मास नहीं। इसका मास 0 होता है, चार्ज 1 यूनिट निगेटिव होता है। अब प्रोटॉन क्या होता है? +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मास भी 1 यूनिट होता है प्रोटॉन का। बोलो, क्वांटाइजेशन में मैंने क्या बताया था कि प्रोटॉन के मास को यूनिट मास माना गया। दुनिया में कोई भी प्रोटॉन के मास से कम मास डिफाइन नहीं होता है, उसे निग्लेक्ट कर दिया है। अब इन दोनों को मिलाओगे तो देखो आस्था, -1 + 1 मिलके क्या देगा? 0। शून्य। और ये 0 और 1 मिलके क्या देगा? 1। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका चार्ज 0, मास 1 यूनिट है? न्यूट्रॉन। तो पियो बिस्लेरी। पर ये रिसर्च से तो प्रूव हुआ नहीं होगा। अरे कैसे प्रूफ? है ना? कोई न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में मिला कैसे सकता है? बताओ, कैसे हम अमृत और विष कैसे मिलाएंगे? कहाँ में पाएंगे अमृत और विष? तुमको मार्केट से चूहा की दवा खरीद लीजिए, ठीक है, मार्केट से चूहा की दवा खरीद लिए, चूहा मारने की, वो विष हो गया। अमृत कहाँ से लाएंगे बोलो? उसके लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा फिर से। सर हाइपोथेसिस का मतलब होता है आप मानिए, जानिए, लेकिन वह सत्य है ऐसा जरूरी नहीं, वह मिथ्या भी हो सकती है। बोलो, कहानी। हाँ बोलो। सर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बीच का जो डिस्टेंस हो तो बहुत कम है सर, तो उसको लाइट की स्पीड से ज्यादा क्यों लगेगा? और उसकी मतलब फील्ड भी बहुत वीक होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की। तो
अरे ये हम प्रूफ कराएंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको कराएंगे कि प्रूव व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक, और आप उसका प्रूफ करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर जाएगा तो उसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा आ जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। साइंस इस बात पे टिकी है कि लाइट से ज्यादा कोई मूव नहीं कर सकता है, लाइट की स्पीड मैक्सिमम है। इसी बात पे फिजिक्स की नींव रखी गई है, समझ गए? यस हाँ, तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की खोज में ही तुम लोग पूरी रिसर्च पढ़ डालो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद जैसे लग रहा है कयामत की रात आने वाली है, कोई बचेगा नहीं। अरे बहुत साइंस पढ़ना है, कहाँ भागे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लो भाई, इतना लिख लिए, जल्दी बताओ। हाँ सर। यस सर। तो देखो कुछ Yes, पॉइंट, हाँ, तो इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं जो एनसीईआरटी में हम लोग को करना पड़ेगा। सर ये जो हमने ई मतलब जो नीचे में लिखा ना E0 और -1 P1 और +1, वो है ट्रुथ है, मतलब फैक्ट है कि ऐसे हाइपोथेसिस है? ये बस वैसे ही मानो कि राम जी ने रावण को मारा था, अब हम देखे नहीं है तो क्या बताएं। मतलब सर ये अभी हमें याद रखना होगा, मतलब इसमें याद बिल्कुल। रखने का कुछ है नहीं, बट कोई कुछ है वह नहीं, कोई कहाँ कुछ है, सबको पता है कि पानी और आग मिला दो सब बुझ जाएगा, डेल्टा एच 0, कोई एनर्जी नहीं बची। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या और रटना क्या? ये कुछ साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि न्यूट्रॉन ऐसे भी खोजा जा सकता है अगर ऐसे हीलियम बम्बार्डमेंट। हाँ, हाइपोथेसिस। सम साइंटिस्ट ये भी करते हैं, ऐसा भी। सर सर लाइट की स्पीड से किसी की भी स्पीड ज्यादा नहीं हो सकती, ऐसा प्रूव्ड है? ये प्रूव्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा माना था। लाइट की स्पीड ज्यादा होंगे तो सर पार्टिकल्स तो चीर के चले जाएंगे ना। मैक्सिमम नहीं, पार्टिकल अपने अंदर घुस जाएंगे, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सर जाएगा। अगर हम लाइट की स्पीड से मूव करें ना तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। हम नहीं, कोई लाइट की मास लाइट की स्पीड से मूव करे तो ग्रेविटी उसके लिए डिफाइंड नहीं होगी और टाइम रुक जाए। इसी से सर तो वो बना अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना? कन्वर्ट हो क्या जाएगा, मास एनर्जी है ही, कन्वर्ट क्या हो जाएगा? तुम क्या यहाँ 500 साल रहने आए हो क्या धरती पे? नहीं तुम खुद ही फंडामेंटल मैटर में कन्वर्ट हो जाओगे जिस दिन समय आएगा। तो इतना क्या टेंशन लेना है, कूल होके पढ़ो। तो प्रोटॉन को आज के बाद याद रखिएगा +1 P0, P0 करें P1 और H+ लिखेंगे। कभी भी अगर प्रोटॉन को लिखना होगा तो हम लोग इस तंत्र का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे पुष्टि सोना? -1 E0 और E। और न्यूट्रॉन को कैसे लिखेंगे? 0n1। अब देखो प्रोटॉन का इसका मास कितना होता है? 1 यूनिट। चार्ज कितना होता है? 1 यूनिट। 1.6 × 10⁻⁹ हाँ, उसको 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। ये 1 यूनिट पॉजिटिव का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, समझ गए? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम होता है या ना, थोड़ा सा अंतर होता है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन पॉइंट के बाद मतलब जहां ज्यादा होता है वो डाउटफुल फिगर में सिग्निफिकेंटली सेम होता है, समझ गए? सर वो हाँ, शायद इलेक्ट्रॉन में -1 आएगा ना, 1 नहीं ना? 0। हाँ -1 0। हाँ। तो इसका मास निग्लेजिबल। इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग बस ये जानो कि तुम्हारे शरीर का एक बाल इलेक्ट्रॉन है, अपना 2 बाल यहाँ से उखाड़ के फेंक करके फिर अपना वजन कराओ तो थोड़ी 2 किलो कम आ जाएगा, उतना ही वजन आए। तो वैसे ही
एटम का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकाल के पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ही खाली कर दो, अपना सर टकलू करा लो, फिर अपना वजन कराओ, तो भी कोई सिग्निफिकेंट फर्क पड़ने वाला नहीं। और चार्ज 1 यूनिट निगेटिव, समझ गए। और 1 यूनिट चार्ज का मतलब मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था, 1.10⁻19 कूलम्ब को ही 1 यूनिट कहा जाता है। बोलिए। हाँ सर। हाँ, तो कम से कम स्टेबल पार्टिकल के बारे में जानकारी रखिए। बाकी आपकी मॉड्यूल में कुछ अनस्टेबल पार्टिकल भी दिए गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जैसे एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। अब जैसे पॉजिट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। देखो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब गौतम बुद्ध अपना घर छोड़ के भागे थे, गौतम बुद्ध नहीं, वो तो गौतम बुद्ध तब हुए थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सिद्धार्थ जब अपना घर छोड़ के भागे थे, तो उनसे उनके शिष्य पूछते थे, सालों बाद भटकने के बाद ज्ञान हुआ, तो उनसे उनके शिष्य पूछते थे कि आप जो कहते हैं वही हो जाता है। आप किसी पेड़ को झुकने के लिए कहते हैं तो पेड़ झुक जाते हैं। कोई मरे हुए आदमी को आप कह देते हैं खड़े हो जाओ, तो वो जिंदा हो गया खड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा कहते हैं तो क्यों नहीं होता है? हम भी तो आप ही की तरह साधना करते हैं, सन्यासी। तो उन्होंने कहा था कि मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। आई प्रे फॉर ईच एंड एवरीबडी प्रॉस्पेरिटी एंड वो कि सबका मंगल हो, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, सांप हो, चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबका मंगल। तो इससे एक जो मेरे मन में एक साउंड निकलता है, तो उस साउंड का एक एंटी साउंड ऑटोमेटिक यूनिवर्स देती है कि तुम्हारा मंगल हो। अब जैसे देखो, मैंने कहा तुम आगे बढ़ो, तो यूनिवर्स ने तुरंत मुझे आगे बढ़ाने का जिम्मा ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। साउंड का एंटी साउंड होता है। ये उन्हें 14वीं शताब्दी मतलब बहुत पहले पता चल चुकी थी। ये न्यूटन रिसर्च के पहले की बात है। बाद में पता चला कि यूनिवर्स में मास को छोड़कर, मास को अस्तित्व माना जाता है, और अगर अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का एंटी खोजोगे तो विनाश होता है। विनाश, विनाश मतलब समझते हो? ब्लैक होल, डिस्ट्रॉय। तो मास को छोड़कर यूनिवर्स ने सबका एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट किया, जैसे इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी मेसॉन, सबका एंटी पार्टिकल है। समझ गए? एंटी मैटर भी होता है ना? हाँ, मास, क्योंकि बनाने वाला कौन है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या है? मास, मैटर है। यूनिवर्स की हर एक चीज मैटेरियलिस्टिक है। तो मैटर का एंटी मैटर इसलिए नहीं होता है क्योंकि बनाने वाला कौन है? यूनिवर्स। समझ गए? नहीं तो इसका भी एंटी यूनिवर्स है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लैक होल के बारे में क्या बोला जाता है कि ब्लैक होल का मुंह ही इतना बड़ा है कि हमारा ब्रह्मांड उसमें कहां गायब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जरा एकदम नैनो लेवल पे सोचो। एक पार्टिकल मतलब एक सीड में पूरा ट्री छिपा रहता है, तो एक एटम में पूरा यूनिवर्स छिपा है। किसी का सीड देखो, आम की सीड देखो, उसमें पूरा एक मैंगो का ट्री छिपा हुआ है। क्या इसमें कोई आश्चर्य है क्या? क्या तुम सीड को फेंक दोगे तो फिर 2-4 महीने बाद एक मैंगो आ जाता है कि नहीं, उसको फाड़ करके अंदर? तो वही बात है, बस मैटर का एंटी मैटर नहीं है, लेकिन वो भी है। क्योंकि बनाने वाले को अगर खुदा कहते हो भगवान, तो बनाने वाले ने अपना भी विनाश बना करके रख दिया है पहले से। तभी तो राक्षस होते थे, बताओ, देवता का राक्षस, वो भी तो एंटी ही था। भस्मासुर ने उन्हीं से वरदान मांगा, उन्हीं को दौड़ा दिया कि चल हट, अब यहाँ पे मैं बैठूंगा, बहुत हो गया, दौड़ा लिया। तो हर चीज का एंटी होता है। अब ये देखो, ये गौतम बुद्ध को पहले से पता था।
मतलब डिस्कवरी, एंटी न्यूट्रिनो की खोज हुई। एंटी न्यूट्रिनो का रिसर्च पिछले 2 साल पहले छपा था पेपर में, तो उसमें ये कहा था कि ये एक ऐसा पार्टिकल पाया गया है जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा होगी। तो पूरी रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को हिला के रख देगा। आइंस्टीन की पूरी थियरी इसी बात पे टिकी है कि लाइट पॉसेसेस मैक्सिमम स्पीड c, दैट्स व्हाई द शेप ऑफ यूनिवर्स इज सर्कुलर, क्योंकि समान स्पीड से ट्रेवल करती है, कहीं बदलती नहीं है लाइट की स्पीड, इसलिए ब्रह्मांड का शेप गोल है और हम धरती पे सीधे खड़े होते हैं और सब पे 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट प्रेशर लगता है। और अगर ब्रह्मांड ने जरा सा भी शेप टिल्ट किया तो कोई लोग तो प्रेशर से दब के मर जाएंगे पैदा होते ही मर जाएंगे तुरंत ऑन द स्पॉट। सर वो टाइम में इतना क्या सोचते थे ये लोग, वो हमको तो ये थॉट तक नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हम लोग टाइम पे एनसीईआरटी में ही स्टडी ज्यादा हमारी नहीं थी। खटिया हाँ। खड़ी बिस्तर गोल तकिया लंबी हो जा रही। हम लोग एक ड्रिल सबमिट करने में हमारा 3 सब बहाने किया खोजते गया हैं, दिन भर में 3 बहाने खोजते हैं कि क्या ऐसा बोले कि आज ड्रिल नव लगानी पड़े। चलो ऐसा बोलते थे कि सर हमारे यहाँ लाइट चली गई, मेरे यहाँ सर, उनको नेटवर्क तो ब्लर हो। उनको तो पढ़ना ही नहीं ऑफलाइन ऑफलाइन रहते तो बताते, ऐसे मुक्का मारते हैं पंच, 4 निशान जब ऐसे मुंह पे आते तो घर वाले पूछते क्या हो गया भाई, तो कहा ड्रिल नहीं सबमिट की, तो दूसरे वाले गाल पे वो भी ले ले, ये ले मेरी तरफ से धप से, तब करते। लेकिन अब ऑनलाइन क्या कर पीटीएम होने तो एक बताते हैं। सर एक सच्चाई तो ये भी है कि हमको जो सही है वो पढ़ाया ही नहीं जाता इस टाइम पे। बात ये नहीं है, बात है किसी पैदा हुए बच्चे को कैसे बता दिया जाए कि संसार मोह माया है, फिर तो दूध नहीं पिएगा, भाग जाएगा हॉस्पिटल से उठ करके। पहले तो बच्चे को दूध पिलाओ ना, जिंदा रहना है ना, तो पहले अपनी खोपड़िया तो ऐसे बढ़ाओ सोचने लायक, कि पहले उसमें क्वांटम मैकेनिक्स घुसेड़ दे कि क्लासिकल चौपट हो जाए, तुम कहो तो जा रहे हैं हम, घर वालों को बाय बाय कर दो। अब हम सर नहीं पर स्विट्जरलैंड में तो एंटी मैटर का वो सिस्टम तो बनाया है सर। देखो देखो ये एक यूनिवर्स के ऊपर बैठा हुआ है, पहले अपने डीपी बदलो, हमसे अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस टाइप की बात मत करना कभी। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास, या इसको और क्या बोलते हैं मास नंबर, या और क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो देखो भाई पहला एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स न्यूट्रल स्टेट। बोलो हाँ अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है तो जे थॉमसन ने कहा था कि जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। बोलो इक्वल टू number of proton equals to number of electron in neutral state। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास या मास नंबर या एटॉमिक Number वेट, of protons ये क्या होगा plus number of neutrons. न्यूट्रॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो Yes, sir. मतलब इसे और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। Sir, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। यस सर। जैसे नेपाल के अंदर रहने वाले नेपाली कहलाते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। समझ गए? तो अब एक बात बताऊं, मतलब एटम के इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज निग्लेजिबल। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जाने से एटम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो भाई हरिप्रिया इज हियर और नॉट?
Haripriya, can you hear me? Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. Yeah. चलो, मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ, तो इसका मतलब द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज negligible as compared to mass of न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के मास के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा बोलो? एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा ना? मास ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर। बस, तो जैसे आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लिखिए। Mg2+ में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हों। Cl में बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हों। फिर Cl- में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हों। Ca में बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हों। Ca2+ में बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हों। 4 क्वेश्चन, Mg2+, Cl, Cl-, Ca, Ca2+. 5. There are 5 questions, Haripriya. And in each question, you have to find number of electron, number of proton, and number of neutron. सर एक बार आप सिंबल्स लिख दोगे जिससे हम डिनोट करते हैं ये सबको। बिल्कुल। ये एलिमेंट होता है, ये Z होता है, ये A होता है, ये एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। कभी भी आगे जिंदगी में ऐसे लिखेंगे, एटॉमिक वेट को A से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं। तो पहले आप बताइए 5 क्वेश्चन लिख लिए कि नहीं? Mg2+, Cl, Cl-, Cs, J2। इन पांचों में आपको बस एक कॉमन चीज बतानी है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दिया है इसका, इसलिए। हाँ बताओ बेटा। सर Cl में कौन सा आइसोटोप कंसीडर करें? नहीं, जब तक कुछ दिया न रहे तब तक हम क्या करेंगे बताओ? आज तो 35.5 होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो 35.5 है तो 36 कंसीडर कर लो। वो तो सर एवरेज होता है, इसलिए मैंने आइसोटोप पूछा। आइसोटोप नॉर्मल 35 कंसीडर करेंगे, क्योंकि 37 वाला तो रेडियो एक्टिव होता है ना। बोलो, कभी भी अगर ऐसा हो तो आइसोटोप आप नॉर्मल वाला करिएगा। रेडियो एक्टिव क्यों कंसीडर करेंगे? रेडियो एक्टिव हमें थोड़ी मिलता है। बोलिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है। अब देखिए ये सब 9th वाले हुलुलुलु वाले क्वेश्चन। 24 होता है। 24 होता है। जल्दी से तो श्लोक सा के न्यूमेरिकल एक फोटो खींच के डाल देना, समझ गया अभी? हाँ सर। श्लोक सा तुम देख लेना, नहीं समझ में आए तो हमें बताना, ठीक है? चलो, और थोड़ा सा होमवर्क पे ध्यान दो। कल 1 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करके आना लोग, और ये जरूर निकाल लेना, नहीं आएगा तो हमसे पूछना, ठीक है? केयूर बंद कर दो रिकॉर्डिंग। और बताइए किसी का कोई डाउट?